हेलो दोस्तों, मैं पंकज वर्मा, राइटर ऑफ मोहब्बत की मजबूरी। मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ अपनी चर्चित लघु कथा, जिसका टाइटल है बेचारी औरत। सुबह मोहल्ले में हो रही कोलाहल से मेरी नींद खुली। खिड़की से झांक कर देखा, एक बुढ़िया अपनी बहू के बाल पकड़े उसे बिंदास पीट रही है, और मैं कुछ बड़बड़ाते हुए पुनः चादर ओढ़कर सो गया। इनका रोज का यही धंधा है, कमीने देर से नहीं लड़ सकते, सुबह सुबह ही जरूरी है लड़ना। 1 घंटा बाद मैं उठकर पास की नदी की ओर टहलने चला गया। रास्ते में ही देखा, दोनों सास बहू मस्ती से अपने खेतों में धान काट रहे थे। मेरे घर के सामने ही थी इनकी झोपड़ी, जिसे मालती अपने पति, सास ससुर और अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। पता नहीं लड़ाई करके इन लोगों को कितना आनंद मिलता था। लड़ते भी थे तो बिल्कुल समय से, ठीक रात को सोते समय और सुबह जागते समय। मोहल्ले वालों को समय देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उन लोगों के शोर से ही सारे लोग समझ जाते थे कि सोने या जागने का समय हो गया है। कोई बीच बचाव करने नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनका रोज़ का धंधा है। और जब किसी कारणवश झगड़ा नहीं हो पाता था, तो उनका मनहूस मन मोहल्ले की गलियों में भटकता फिरता कि कहीं किसी से लड़ाई करने का मौका मिल जाए। उन लोगों की बेहूदगी ने हमारे मोहल्ले का नाम मिट्टी में मिला रखा था। लोगों से सुना था कि यह सब उसके पीढ़ियों से होता आया है। मालती की सास भी अपनी सास से इसी तरह पिटा करती थी। एक दिन अपनी सास से पिटकर मालती मेरे घर भागी भागी आई। उलझे उलझे बाल, पसीने से लथपथ शरीर, एड़ियों में बनी दरारें, सूखे पतले हाथ पैर, पतला दुबला शरीर और फटे पुराने कपड़े पहने और बिल्कुल भिखमंगो जैसी लग रही थी। उसके रोने और बिलखने से मुझे उस पर दया आ रही थी। वो रोते रोते मेरी माँ से कह रही थी, अब तक तो मैं जहर खाकर मर गई होती दीदी, पर क्या करें, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं आंखों के सामने। हमारे मरने के बाद कौन करेगा इनकी परवरिश। उसकी बातों इरादों में कहीं न कहीं सच्चाई की खुशबू थी, पर वह आज तक शायद इसलिए नहीं महक पाई थी कि लोगों की मर्म सिर्फ यही समझती थी कि यह इसका रोज़ का धंधा है। एक दिन मोहल्ले वाले भी कह रहे थे, मालती की सास सी झगड़ालू है, बात बात पर झगड़ा कर लेती है सबसे। मालती तो बिल्कुल अच्छे स्वभाव की है, कितना कुछ सह लेती है बेचारी, फिर भी चू तक नहीं बोलती। देखती हो बहन, इसकी सास कितनी तामझाम में रहती है, और उसे तो पहनने ओढ़ने का एक सामान भी नहीं देती। लोगों से ही सुना था कि मायके में उसकी ज़िंदगी बहुत खुशी और शांतमय थी। वह 2 बहनों में सबसे बड़ी थी, और शायद इसलिए उसके बाबूजी उससे बड़ा स्नेह करते थे। और आज भी उसके ससुराल से जब भी आते हैं, बोरियों से सामान लाद कर पहुँचा जाते हैं उसके लिए। बड़े शौक से उसके बाबूजी ने उसकी शादी यहाँ की थी, क्योंकि उसके पति के पास खेती के लिए अपनी ज़मीन थी। पर उन्हें क्या पता था कि जिस घर को वे खुशियों का भंडार समझ रहे हैं, वही घर उनकी लाडली के लिए नरक बन जाएगा। मैं सोच रहा था कि आज मालती को यह बात कितनी उचटती होगी, वो अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचकर कितनी आंसू बहाती होगी। पर क्या करे, भाग की मार से तो आदमी रो भी नहीं पाता, चीखना तो दूर की बात होती है। उसकी ज़िंदगी हमेशा एक करुण गाथा सुनाती थी, पर शायद उसे कोई सुनने वाला नहीं होता था। उसकी आंखों से निकले आंसू हमेशा एक सच्चाई बयां करती थी, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। उसकी ज़िंदगी उदास, वीरान और उजड़ी हुई नहीं थी, फिर भी उसकी इस कश्मकश ज़िंदगी में दुख की एक बड़ी सरिता बहती थी, जिसकी गहराई से मोहल्ले वाले भली भांति परिचित थे। सुबह से शाम तक कामों का बोझ लिए वह घूमती फिरती, और रात को थकान से चूर जब बिस्तर पर जाती तो कभी सास के हाथों तो कभी पति के हाथों जरूर मार खाती। उसका पति शराब में डूबा हमेशा रात के करीब 10-11 बजे आता, खाता नहीं खाता, पर बात बात पर मालती को पीटता जरूर, क्योंकि उसकी सास उसकी पति की कानें भरा करती। उसके परिवार में उसका बूढ़ा ससुर ही था, जिसे मालती के दुखों का आभास था, पर उसे तो 6 महीना पहले ही यमराज उठा कर ले गए थे। मोहल्ले वालों को आज भी याद है, तभी तो वे कह रहे थे कि जब मालती अपनी शादी के बाद पहली बार घर आई थी तो कितनी खूबसूरत दिखती थी, जैसे उसे देखकर चांद भी शर्मा जाता था। तब वह कितनी गोरी, मोटी ताजी और प्रसन्नचित लगती थी। पर जिंदगी की करवाहट ने उसके शरीर को आज एक जीता जागता कंकाल बना दिया था, और उसके दिल के दर्द पिघल कर आंखों में ऐसे बह गए थे
कि उसके चेहरे पर आंसू के निशान बन गए थे। वह इन दर्दों का बखान किससे करती? उसके दुख का आभास हर एक को था, पर कोई भी मदद करने वाला नहीं था उसका। वह अपने बाबूजी को भी अपनी बात बयान नहीं करती, शायद इसलिए कि अपने खातिर वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। पर अब सब कुछ सहन से बाहर हो रहा था, क्योंकि उसकी खामोशी उसके सास और पति को और क्रूर बना गई थी। उसे खाना तो कम ही नसीब होता था, पर सुबह से शाम तक उलाहना गाली मार खाकर उसका पेट जरूर भर जाता था। 2 महीने ही हुए थे कि एक दिन मोहल्ले वालों से सुना कि मालती भागकर अपने मायके चली गई है। मैं सोच रहा था कि सही किया उसने, बेचारी को कुछ तो शांति और सुकून मिलेगा वहाँ पर यह क्या, 15 दिन बाद ही धान की खेती के लिए उसका पति उसे मायके से लेने के लिए चला गया। पता नहीं वहाँ जाकर उसने कौन सी नौटंकी खड़ी की कि मालती के बाबूजी को मालती को विदा करने पर मजबूर होना पड़ा, और मालती बेचारी वहीं कटघरे में एक बार फिर आ गिरी, जहाँ कई सालों से वह घुट-घुट कर जिंदगी जीती आई थी, और जहाँ की हवा की बदबू से उसके शरीर का हर रोम रोम काँप उठता था। अब तो उसका मन यह सोचकर मचल रहा था कि पता नहीं उसका परिवार अब उसे कौन सा गुल खिलाएगा। कहते हैं डर के आगे जीत है, पर न तो उसके डर के आगे जीत थी और न ही उसके डर के पीछे जीत थी। तभी तो उसका पति और सास उसके भागने से आक्रोशित अब इस तरह उसे पीटते कि 3-4 दिन तक उसे खाट से उठना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन तो वह अपने शरीर पर केरोसिन का तेल उड़ेल चुकी थी, माची जलाने ही वाले थे कि उसका छोटा बच्चा ऐसे रोक कर गले लगा कि उसका दिल भर आया, और फिर उसने खुदकुशी करने का भाव अपने मन से निकाल दिया। कहते हैं सुख दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पर उसके ज़िंदगी के सिक्के के दोनों पहलू पर दुख ही लिखा था। चाहे वह उसे जैसे पलट लेती, उसे दुख ही देखने को नसीब होता। वह हर एक दिन एक बरस जैसे काट रही थी, और यह समय की मार भी उससे बहुत कुछ करवाने को उतारू रहती थी, पर अक्सर अपने बच्चों को सामने देखकर वह उन पर तरस खा जाती थी। इस तरह घड़ी की सुइयाँ टिक टिक करती रही और समय भागता रहा। इस समय के भागने से उसकी दुखों की परछाइयाँ छोटी होने के बजाय लंबी होती चली गई। एक दिन मैं ऊपर कमरे में सो रहा था कि सुबह करीब 5 बजे हर बार की तरह मोहल्ले में हो रही शोर से मेरी नींद खुली। कमीने कभी नहीं सुधरेंगे, ज़िंदगी का सत्यानाश कर रखा है इन लोगों ने। मैं बड़बड़ाते हुए चादर ओढ़कर पुनः सोने की कोशिश करने लगा कि तभी पुलिस की जीप की आवाज़ सुनाई दी और मैं झट से उठ बैठा। नीचे जाने पर पता चला कि मालती की सास इस दुनिया में न रही। सुनकर बड़ा दुख हुआ। दुख कैसे नहीं होता, बदमाश थी, चापलूस थी, झगड़ालू थी, फिर भी थी तो आखिर पड़ोस वाली ही ना। मैं उसके झोपड़पट्टी में गया जहाँ मोहल्ले वालों की भीड़ जमा थी, पर वहाँ तो लोग कुछ और ही कह रहे थे। देखो यह औरत कैसे अपनी सास को मार डाला। अरे सास बहू की लड़ाई किसके यहाँ नहीं होती, पर कोई किसी को जान से मारता है क्या। बाद में मोहल्ले वालों से ही पता चला कि झगड़े के समय शायद मालती ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की होगी, जिसके वजह से उसकी सास को धक्का लग गया होगा और संतुलन बिगड़ने से उसका सिर सीधा चापाकल से टकरा गया होगा। उसके खून का धब्बा मैंने भी चापाकल पर लगा देखा था। 1-2 घंटे बाद ही मालती हाथों में हथकड़ियाँ पहने पुलिस की जीप में बैठे थाने जा रही थी, पर उसके चेहरे पर आज तनिक भी सिकन न था। मानो वह कह रही थी कि यह काम तो उसे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही कविता कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।